Today we are going to discuss another part, that is your empirical formula. अब आई थिंक ये आप सभी ने पढ़ा होगा. अब क्लियर है? अब क्लियर है? So today we are going to discuss another thing called as empirical formula. empirical formula देखो आप में से आप लोगों को ऑलरेडी आता ही है. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है बताओ. व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब होता है कंप्लीट फॉर्मूला. सो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज? करेक्ट. सो ग्लूकोज का जो आपका फॉर्मूला होता है दैट इज C6H12O6. अब एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? एम्पिरिकल फॉर्मूला इज सिंपली द सिंपलेस्ट फॉर्मूला. एम्पिरिकल फॉर्मूला इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला. तो अगर मैं इस चीज का एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखूं, यानी कि अगर इसमें जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं मैं उन सभी से डिवाइड कर दूं. 6, 12, 6. ऑब्वियसली यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या आएगा? यहाँ पे कॉमन फैक्टर जो है वो 6 आएगा. तो मैं अगर इन सभी को 6 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आएगा? CH2O. देखो चेक करो, ये आएगा. अब इसको और फर्दर तो हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो दिस इज कॉल्ड एज द एम्पिरिकल फॉर्मूला. एम्पिरिकल फॉर्मूला इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. सपोज करो कि अगर हम लेते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन पेरोक्साइड? करेक्ट. हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज H2O2. तो अगर आप H2O2 का एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखोगे तो बताओ क्या आएगा? करेक्ट. H2O2 का एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है वो आपका आ जाएगा HO, क्योंकि यहाँ पे 2 जो है कॉमन है तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा HO. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. सपोज करो कि अगर आपको दिया जाए लेट्स से एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है बताओ? करेक्ट. एसिटिक एसिड इज CH3COOH. अब आप ये बताओ कि इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, या इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आएगा? नाउ इन दिस केस जो भी एलिमेंट आपका कॉमन है उसका आप कॉमन रखो. दैट इज यहाँ पे क्या रहेगा? C2H4O2 आ जाएगा. अब आप यहाँ पर जो है इसको फिर आप फर्दर सिंप्लीफाई करो, तो अब इसका एक्चुअल सिंप्लीफाइड फॉर्मूला क्या रहेगा? CH2O. देखो चेक करो, समझ में आया क्या? ऑब्वियसली नॉट एवरीथिंग कैन बी फर्दर सिंप्लीफाइड. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं वाटर. वाटर दैट इज योर H2O. तो यहाँ पे H2O को तो अब इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है वो भी आपका क्या आएगा? वो भी आपका H2O ही आएगा. या फिर अगर हम फॉर एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखो यहाँ ध्यान दो. या फिर अगर हम फॉर एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका भी एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आएगा? वही सेम ही आएगा, NaOH. देखो जिसको एसिटिक एसिड नहीं समझ में आया, ध्यान दो. सबसे पहले आप यहाँ पे जो एलिमेंट्स है उसको आप कॉमन लिखो, यानी कि यहाँ पे कार्बन कार्बन 2 बार आ रहा है तो आप इसको C2 करो. हाइड्रोजन जो है वो 4 बार आ रहा है तो आप इसको H4 करो. ऑक्सीजन जो है वो 2 बार है तो इसको आप O2 करो. एंड देन अब आप इसको जो है फर्दर आप सिंप्लीफाई कर सकते हो. क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक कॉपी कर लो फटाफट. कॉपी कर लिया सभी ने? कॉपी कर लिया ना? क्या चीज एक्सप्लेन करूँ फिर से? देखो नेक्स्ट एक और सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. लेट्स टेक बेंजीन. अगर आप अगेन आपको इसका भी फॉर्मूला पता ही है. बेंजीन इज करेक्ट. बेंजीन इज C6H6. अगर आप इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखोगे तो बताओ कितना आएगा, या क्या रादर क्या आएगा? करेक्ट. इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है वो आपका CH आएगा ना. अब देखो यहाँ पे हम दो टर्म डिफाइन करेंगे. फर्स्ट वन इज मॉलिक्यूलर वेट. एंड द सेकेंड वन इज एम्पिरिकल वेट. ना अगर हम बेंजीन का ही केस लेते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? वेरी सिंपली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से जो भी वेट आता है
तो अगर आप मॉलिक्यूलर वेट लिखोगे तो बेंजीन का कितना आएगा बताओ? करेक्ट। अगर आप मॉलिक्यूलर वेट देखोगे जो कि आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से ही आता है, तो मॉलिक्यूलर वेट वुड बी 78। एंड अगर मैं एम्पिरिकल वेट देखूं, एम्पिरिकल वेट यानी कि जो कि आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला से आता है, तो बताओ एम्पिरिकल वेट कितना आएगा? करेक्ट, एम्पिरिकल वेट आएगा 13। नाउ सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, इन दिस केस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड जो मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को एम्पिरिकल फॉर्मूला में कन्वर्ट करने के लिए इन दिस एग्जांपल हमने किस नंबर से डिवाइड किया, या यहाँ पे कॉमन क्या था? करेक्ट, यहाँ पे 6 कॉमन था। तो अब अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट एंड एम्पिरिकल वेट का रेशियो देखूं तो वो भी क्या आ रहा है? वो भी 6 ही आ रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला का रेशियो आ रहा है, ऑब्वियसली वही चीज आपका मॉलिक्यूलर वेट बाय एम्पिरिकल वेट का रेशियो आएगा। तो इसी चीज को देखो हम कैसे लिखते हैं। दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग जो कि आपको याद भी रखना है। आप कई बार इसको देखोगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला का वैल्यू अगर n है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला का वैल्यू अगर n है, n यानी कि यहाँ पे जो भी आपका कॉमन फैक्टर है, n इज वॉट एवर इज योर कॉमन फैक्टर। तो इन दैट केस जो आपका मॉलिक्यूलर वेट बाई आपका एम्पिरिकल वेट जो आएगा, दैट विल आल्सो बी इक्वल टू n। लिख लो पहले आप यहां तक। इस चीज को देखो हम कैसे यूज करेंगे, पहले आप यहाँ पे लिख लो। अगेन आई थिंक शायद ये चीज आप लोगों ने स्टैंडर्ड 10 में किया ही होगा। किया है नहीं किया है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू n। मोलिकुलर वेट बाय एम्पिरिकल वेट इज आल्सो इक्वल टू द सेम n, जो भी आपका कॉमन फैक्टर ही है। देखो हम एक दो एग्जांपल लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सभी ने कॉपी कर लिया? लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज करो कि आपको दिया जाए कि एम्पिरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू लेट्स से CH3O। मैंने एक रैंडम सा ही एग्जांपल दे दिया। एम्पिरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू लेट्स से CH3O। नाउ अब अगर आपको दिया जाए कि भाई इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है दैट इज लेट्स से 62, फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर वेट जो है दैट इज लेट्स से 62। एक काम करते हैं, अच्छा नोट पढ़ा रहता है। मॉलिक्यूलर वेट जो है वो है 62, तो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो। ट्राई करो एक बार खुद से। हुआ क्या? देखो नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। मुझे यहाँ पे क्या निकालना है? मुझे यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, बट मुझे क्या पता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू n। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू n। अब देखो ये n निकालने के लिए मेरे पास एक और क्या तरीका है, मॉलिक्यूलर वेट बाय एम्पिरिकल वेट, दिस इज आल्सो इक्वल टू n। तो चलो मैं पहले ये वाला यूज करता हूँ ना। मॉलिक्यूलर वेट तो 62 मुझे दे दिया गया है, बताओ मेरा एम्पेरिकल वेट कितना आएगा? एम्पेरिकल वेट जो है वो तो एम्पेरिकल फॉर्मूला से आता है। बताओ मेरा एम्पेरिकल वेट कितना आया? एम्पेरिकल वेट आया 31। ये सुनो, एम्पेरिकल वेट मेरा आया 31। तो अब अगर मैं यहाँ पे 31 डालू तो मेरा n का वैल्यू कितना आ गया बताओ? n का वैल्यू आ गया 2, यानी कि 2 जो है वो कॉमन फैक्टर था। तो अगर 2 कॉमन फैक्टर था तो मेरा मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, यानी कि 2 इंटू CH3O, यानी कि देखो क्या आ जाएगा C2H6O2। देखो चेक करो समझ में आया क्या? क्लियर टू एवरीवन? लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। सभी ने कंप्लीट कर लिया? लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल।
एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है दैट इज लेट्स से CH2O, उससे फर्क नहीं पड़ता। एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है दैट इज लेट्स से CH2O। मॉलिक्यूलर वेट जो है दैट इज लेट्स से 360। फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, निकालो। देखो वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। एम्पेरिकल फॉर्मूला से आप एम्पेरिकल वेट निकाल सकते हो। बताओ एम्पेरिकल वेट कितना आया। करेक्ट, एम्पेरिकल वेट जो है वो 30 आया। मेरे पास मॉलिक्यूलर वेट है, मेरे पास एम्पेरिकल वेट है, तो बताओ मेरा एन कितना आया होगा। करेक्ट, एन जो है वो 12 आया होगा। तो मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विच इज इक्वल टू एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो ये देखो कितना आ गया, C12H24O2। देखो सॉरी O12। देखो समझ में आया क्या। इज इट क्लियर? लेट्स टेक वन मोर। बताओ क्या आएगा। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा एन का जो है कुछ एक बड़ा वैल्यू आए या 2 3 4 5 कुछ भी एक वैल्यू आए। हो सकता है कि आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम ही आ जाए। इन दिस केस आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला ये दिया हुआ है, तो अगर आप एम्पिरिकल वेट निकालोगे तो वो कितना आएगा, 40 आएगा। यू हैव मॉलिक्यूलर वेट, यू हैव एम्पिरिकल वेट, तो दिस मीन्स दैट जो मेरा एन का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। एंड अगर एन का वैल्यू 1 है तो मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वुड बी सेम NaOH। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सभी ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया? यस, ओके, लेट्स मूव अहेड देन। सभी ने कंप्लीट कर लिया, आगे बढ़े। ओके, नाउ द नेक्स्ट टर्म इज योर स्टोइकियोमेट्री। द नेक्स्ट टर्म इज योर स्टोइकियोमेट्री। ना अब देखो, अगेन आई थिंक ये वाला आप लोगों ने पिछले क्लास में किया होगा कभी ना कभी। सो यहाँ पे देखो काफी डिफिकल्ट सा ये चीज है। सो लेट्स से अगर हम एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं कि मेरे पास एलिमेंट ए, मेरे पास एलिमेंट ए कि लेट्स से 2 मोल्स जो है, ठीक है, वो रिएक्ट कर रहे हैं विद एलिमेंट बी के लेट्स से 3 मोल्स। ए के 2 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, बी के जो है 3 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं। तो जो मेरा कंपाउंड फॉर्म होगा उसका फॉर्मूला क्या आएगा बताओ। ए के 2 मोल, बी के 3 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, सही है, पहला आंसर ही गलत आ गया। बताओ, लेट्स टेक ऑप्शंस। पहला आंसर आया A3B2, दूसरा आंसर अभी तक जो मैं देख रहा हूँ दैट इज A2B3। हड़बड़ी नहीं, हड़बड़ी नहीं, आराम से सॉल्व करो। आप चार्ज, वैलेंसी और मोल्स के बीच में कंफ्यूज हो रहे हो, हड़बड़ी नहीं। आपका यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो A2B3 फॉर्म होगा, क्योंकि ए का 2 रिएक्ट कर रहा है एंड बी का जो है 3 रिएक्ट कर रहा है। जो लोग A3B2 बोल रहे हैं वो चार्ज के हिसाब से कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने आपको चार्ज नहीं दिया है, यहाँ पे मैंने आपको मोल्स दिया है, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला जो है वो A2B3 ही आएगा ना।
देखो अगर आपका एलिमेंट ए का 2 मोल रिएक्ट करता है, बी का 3 मोल रिएक्ट करता है, तो आपका फॉर्मूला जो है वो आपका A2B3 आ जाएगा। यू कैन ऑल्सो टेक वन मोर एग्जाम्पल। लेट्स से कि अगर आपका एलिमेंट ए का लेट्स से 2 मोल्स रिएक्ट कर रहा है एंड एलिमेंट बी का लेट्स से 4 मोल्स रिएक्ट कर रहा है, तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट क्या आएगा बताओ ना। देखो आप में से काफी लोग जो है क्या क्या ऑप्शन दे रहे हैं। एक ऑप्शन दे रहे हैं A2B4, एक ऑप्शन दे रहे हैं AB2। बताओ कौन सा होना चाहिए? यहाँ पे देखो अगर आप A2B4 लिखते भी हो तो भी हम हमेशा कैसे करते हैं? हम हमेशा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये सुनो, हम हमेशा इस चीज को सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपका फॉर्मूला AB2 आ जाएगा। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। यहाँ तक आप सभी ने कॉपी कर लिया क्या? अब देखो ये वाला एग्जांपल से जो है आपको और भी क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। ये वाला देखो, आपको देखो क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। 24 grams of magnesium reacts with 16 gram of oxygen. Find formula of the product. Find formula of the product. So देखो हर किसी का सेम आंसर है। पहली बात तो ऑब्वियस है कि अगर Mg और O रिएक्ट करेगा तो MgO ही फॉर्म होगा। दिस पार्ट इज ऑब्वियस। बट देखो इसको निकालना जो है कुछ खास डिफिकल्ट भी नहीं है। मेरे पास मैग्नीशियम जो है वो कितना है? वो 24 ग्राम्स है। और अगर 24 ग्राम्स है तो ये कितने मोल्स होगा बताओ? 24 ग्राम्स है तो ये 1 मोल होगा। 24 ग्राम है तो ये 1 मोल होगा। तो ठीक है, मैंने मैग्नीशियम का जो है 1 मोल यूज किया। ओके, अब अगर देखो मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ जो कि मेरे लिए है 16 ग्राम्स, तो बताओ इसके एटम्स के कितने मोल्स आएंगे? करेक्ट, इसके एटम्स के कितने आएंगे? 1 मोल ऑफ एटम्स आएगा। तो 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन अगर रिएक्ट कर रहा है, अगर Mg का 1 रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन का 1 रिएक्ट कर रहा है, तो आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? MgO ही आएगा। ऐसा ना? आपने देखो यहाँ पे मेंटली क्या प्रोसेस यूज किया है कि मेरे को तो पहले वेट में दिया हुआ था, तो आपने उसको खुद से क्या किया? आपने पहले वेट से जो है उसको मोल्स में कन्वर्ट किया, देन आपने मोल्स का जो है वो रेशियो यूज किया। ये सुनो, देखो आपका यहाँ पे सीक्वेंस क्या रहा? वेट, फिर आपने वेट को कन्वर्ट किया इन मोल्स, एंड देन आपने मोलर रेशियो को यूज करके क्या निकाला? आपने निकाला फॉर्मूला। ओके, इस सीक्वेंस को आप ध्यान में रखो। वी विल बी यूजिंग दिस शॉर्टली नाउ। यहाँ तक आप सभी ने पहले लिख लिया क्या? हैज एवरीबॉडी कंप्लीटेड अप टू हियर? ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल देन। Let's take one more example. 46 grams of sodium reacts with 16 grams of oxygen. Same चीज, find formula। ये भी सिंपल सही है। ये भी सिंपल सही है। देखो आपने इसमें इसमें भी एग्जैक्टली करेक्ट, आपका नंबर ऑफ मोल्स से ही जाके आपका स्टोइकियोमेट्री जो है वो आता है, या मोल्स का जो रेशियो आता है उससे ही आप स्टोइकियोमेट्री निकालते हो ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी देखो आपने एग्जैक्टली सेम चीज किया। आपने पहले सोडियम का वेट देखा, वेट इसका गिवन है 46 ग्राम्स। फिर आपने इसको क्या किया? आपने इसको मोल्स में कन्वर्ट किया, तो ये कितने मोल्स आएगा बताओ? करेक्ट, ये चीज जो है ये आपका 2 मोल्स आएगा। तो चलो इसको हमने रखा कि अच्छा सोडियम के जो है मैंने 2 मोल्स यूज किए हैं।
ना ऑक्सीजन का अगर मैं देखूं तो मैंने दिया है 16 ग्राम्स, तो कितने मोल्स ऑफ एटम्स आ जाएंगे? 1 मोल ऑफ एटम आ जाएगा। तो अब अगर सोडियम का 2 कंबाइन किया है, ऑक्सीजन का 1 कंबाइन किया है, तो ऑब्वियसली आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? Na2O आ जाएगा। इज दिस क्लियर? लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। सपोज करो कि 6 grams of carbon reacts with 16 grams of oxygen. Find formula. Try करो। हो गया क्या? अगेन देखो काफी सिंपल से। सो कार्बन के जो है अगर 6 ग्राम्स है तो इसके कितने मोल्स हुए? मोल्स ऑफ एटम्स कितने हुए? इसमें कुछ भी समझाने के लिए नहीं है, आप सिंपली मोल्स निकाल रहे हो। मोल्स निकाल के फिर आप रेशियो यूज कर रहे हो। सो कार्बन के जो है 6 ग्राम्स हुए, तो इसका आ जाएगा 0.5 मोल्स। ऑक्सीजन के जो है 16 ग्राम्स हुए, तो इसका कितना रहेगा? इसका 1 मोल आ जाएगा। बस हो तो गया आपका। तो देखो कार्बन 0.5, ऑक्सीजन 1। तो ऑब्वियसली अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? CO2 आ जाएगा। इज इज क्लियर टू एवरीवन? हर जगह देखो आप एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट ही यूज कर रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर यूजिंग वेट, कन्वर्टिंग दिस इनटू मोल्स, एंड देन जो है आपका मोल्स रेशियो से आपका जो है कंपाउंड का फॉर्मूला आ रहा है। यस और नो? लेट्स टेक वन फाइनल एग्जांपल। लेट्स टेक वन फाइनल एग्जांपल क्वेश्चन। 0.5 grams of hydrogen reacts with oxygen to give एक सेकेंड, to give एक सेकेंड 8.5, एक सेकेंड, reacts with oxygen to give ठीक है, to give 8.5 grams of product. Find formula. Excuse me. Obviously I'll explain, but आप एक बार खुद से ट्राई करो। लिमिटिंग रीजन जैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आपको जितना क्वेश्चन दिया हुआ है आप उसको सिंपल तरीके से ही सॉल्व करो। राइट नाउ आई एम नॉट कॉम्प्लिकेटिंग द क्वेश्चंस। नाउ सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरे पास हाइड्रोजन जो है वो है 0.5 ग्राम्स, एंड ऑक्सीजन जो है, अब देखो हाइड्रोजन कंट्रीब्यूट कर रहा है 0.5। देखो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिला के प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। हाइड्रोजन कंट्रीब्यूट कर रहा है 0.5, टोटल अगर 8.5 है तो ऑक्सीजन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा होगा? अगर ए एंड बी मिला के कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ओके, एंड द टोटल इज लेट्स से 10। ए एंड बी मिला के कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, द टोटल इज लेट्स से 10।
अगर ए ने कंट्रीब्यूट किया है लेट्स से 3, तो बी कितना कंट्रीब्यूट कर रहा होगा? ऑब्वियसली 7 कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। एग्जैक्टली द सेम थिंग हियर कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन मिला के कितना हुआ? 8.5 हुआ। उसमें से हाइड्रोजन ने जो है अगर 0.5 प्रोवाइड किया तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन जो है वो कितना प्रोवाइड करेगा? वो आपको 8 ग्राम्स प्रोवाइड कर रहा होगा। यस और नो? ना अब अगर यहाँ पे आप देखोगे हाइड्रोजन की अगर मास जो है वो 0.5 ग्राम्स हुआ, 0.5 ग्राम्स यानी कि कितने मोल्स हुआ? 0.5 मोल्स हुआ। 0.5 ऑब्वियसली मोल्स ऑफ एटम्स। एंड अगर आप ऑप्शन का भी देखोगे तो इसका भी क्या है? 0.5 मोल्स ऑफ एटम्स। तो देखो इसको देखते हुए मेरा फॉर्मूला क्या है? इसको देखते हुए तो मेरा फॉर्मूला HO आ रहा है, राइट? इसको देखते हुए तो मेरा फॉर्मूला HO आ रहा है बिकॉज H 0.5 O 0.5, तो मेरा रेशियो क्या आ जाएगा? 1:1 आ जाएगा। लेकिन देखो अगर ये कंपाउंड है तो HO तो कोई कंपाउंड नहीं होता है। बताओ HO से रिलेटेड क्या कंपाउंड हो सकता है? करेक्ट, H2O2 कंपाउंड हो सकता है, राइट? HO तो कोई कंपाउंड नहीं होगा, बट H2O2 जो है ये तो कंपाउंड हो सकता है। सो आपको यहाँ पे क्या समझना है कि जो फॉर्मूला आपका स्टोइकियोमेट्री से आता है, जो फॉर्मूला आपका स्टोइकियोमेट्री से आता है वो हमेशा आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला ही आता है। जो फॉर्मूला आपका स्टोइकियोमेट्री से आता है दैट इज ऑलवेज योर एम्पिरिकल फॉर्मूला, दैट इज नॉट योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए आपको थोड़ा सा और डिटेल जो है वो चाहिए होगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। सो अब देखो, अब जो आप जनरली स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चंस देखते हो वो कुछ ऐसा होगा। क्वेश्चन लेट्स से इन हाइड्रोकार्बन, इन हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होता है बताओ? हाइड्रोकार्बन क्या होता है? यस, H2O2 इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बाय द वे हाइड्रोकार्बन क्या होता है बताओ? क्या होता है? हाइड्रोकार्बन इज अ कंपाउंड व्हिच कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो जब भी आप हाइड्रोकार्बन देखो उसका मतलब यही होता है कि इसके पास सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन ही है। नाउ लेट्स कंटिन्यू। इन अ हाइड्रोकार्बन, carbon percentage is equal to let's say 75% and hydrogen percentage is equal to let's say 25%। यहाँ पे अब आपको क्या दिया हुआ है? फाइंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। पहले आप ये क्वेश्चन लिख लो। लिख लिया? लिख लिया? नाउ अब देखो ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करोगे? ध्यान दो आप सभी, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये परसेंटेज जो है, ध्यान दो, सबसे पहले ये परसेंटेज जो है ये हमेशा रिप्रेजेंट करता है मास परसेंट। ये हमेशा आपका रिप्रेजेंट करता है मास परसेंट। ओके, तो यानी कि 75% बाई मास इज कार्बन, 25% बाई मास इज हाइड्रोजन। ध्यान दो आप सभी। तो अब देखो अगर सपोज करो मैं अज्यूम करता हूं, अब अगर सपोज करो मैं अज्यूम करता हूं कि मेरे पास कंपाउंड जो है उसका 100 ग्राम्स है। आई हैव 100 ग्राम्स ऑफ कंपाउंड। ऑब्वियसली मैंने 100 तो बस अजम्पशन के लिए लिया है। आप 1000 लो, 10,000 लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सभी पहली बात तो ध्यान दो, अभी आप लोग जल्दबाजी कर रहे हो, बाद में जो है सवाल समझ में नहीं आएगा। ये वाला सिंपल था इसलिए हो गया, आगे के सवाल नहीं होंगे। ध्यान दो आप सभी। नाउ लेट्स से कि मैंने कंपाउंड का जो है 100 ग्राम्स अज्यूम किया। तो अगर कंपाउंड का मैं 100 ग्राम्स अज्यूम करता हूँ तो इसमें बताओ कार्बन का फिर वेट कितना आएगा? वेट ऑफ कार्बन ये मेरा आ जाएगा 75% ऑफ 100। तो ये कितना आ गया? ये 75 ग्राम्स आ गया। एंड यहीं पे अगर मैं देखूं वेट ऑफ हाइड्रोजन तो वो कितना आ जाएगा? वही चीज 25% ऑफ 100 दैट इज इक्वल टू 25 ग्राम्स आएगा। देखो चेक करो, यहां तक समझ में आया क्या?
एसेंशियली एसेंशियली क्योंकि मैं 100 ग्राम्स ले रहा हूं, तो जो परसेंटेज है वही मास आ गया। ये सुनो, आगे बढ़ेगा यहां से। अब देखो, नाउ आवर वर्क इज प्रैक्टिकली डन। नाउ आवर वर्क इज प्रैक्टिकली डन हाउ? अब आपके पास देखो वेट आ गया। अब आपके पास तो एक सेट फॉर्मूला है। यहाँ पे देखो, वेट, वेट से मोल्स, मोल्स से मोलर रेशियो। तो अब अगर मैं यहाँ पे सेम फॉर्मूला यूज करता हूँ, तो देखो मेरे पास कार्बन का वेट है, दैट इज 75 ग्राम्स। 75 ग्राम्स को अगर मैं मोल्स में कन्वर्ट करूँ, तो देखो कितना आएगा, 75 डिवाइडेड बाई, बताओ, डिवाइडेड बाई, करेक्ट, डिवाइड बाय 12 आएगा। तो अगर मैं 75 को 12 से डिवाइड करता हूँ, नाउ यू कैन कीप दिस इन फ्रैक्शन, डजंट मैटर, और यू कैन कीप दिस इन एग्जैक्ट वैल्यू, दिस इज एंटायरली अप टू यू। ओके, मैं अभी के लिए इसको फ्रैक्शन में छोड़ रहा हूँ, आप चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिजल्ट जो है वो सेम ही आएगा। अब अगर मैं हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स देखूं, दैट इज 25 ग्राम्स, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा बताओ, 25 डिवाइडेड बाई, 25 डिवाइड बाय, करेक्ट, 25 डिवाइड बाय 1। अब देखो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आएगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला इज कार्बन हाइड्रोजन। कार्बन है मेरा 75 बाई 12, हाइड्रोजन है मेरा 25 बाई 1। मुझे दिख रहा है यहाँ पे 25, 75 में 25 कॉमन है, तो ये और ये डिवाइड होगा 3, ये और ये डिवाइड होगा 4। तो देखो मेरा फाइनल एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आया, CH4। देखो चेक करो, समझ में आया क्या? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इसमें कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया बताओ? लेट्स पुट दिस इनटू लाइंस। 1, 2, 3, 4, कौन सा स्टेप? लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप सिर्फ रेशियो है, लास्ट स्टेप इज जस्ट द रेशियो। कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन कितना है 75 बाई 12 है, आप इसको सिंप्लीफाई कर लो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो। एंड हाइड्रोजन जो है वो 25 बाई 1 है। तो अब अगर आपको ये रेशियो दिया हुआ है, तो मुझे दिख रहा है 25 एंड 75 जो है वो कैंसिल होगा, यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा। 3 एंड 12 ये जो है कैंसिल होगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, 1/4 आएगा। तो देखो मेरा क्या आ रहा है, कार्बन 1/4, हाइड्रोजन 1। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 4 को यहाँ भेज सकता हूँ, तो क्या आ जाएगा, CH4 आ जाएगा। या फिर अगर आपको दिक्कत हो रहा है, तो फिर आप एक काम करो, आप इसको सॉल्व करो ना। तो ये देखो आपका कितना आएगा, ये आपका आएगा 6.25, और अगर आप ये देखोगे तो ये कितना आएगा, ये 25 आएगा। तो कार्बन 6.25, हाइड्रोजन 25, तो ये आपका CH4 ही आएगा। चेक करो। यस, आंसर जो है आपका सिंपलेस्ट रेशियो में ही होना चाहिए। अब ऐसे आपको क्या पता कि भाई मैं इसको फिर 2 से डिवाइड करूँ, 3 से डिवाइड करूँ, 5 से डिवाइड करूँ, तो कुछ भी हो सकता है ना। तो इसलिए आंसर जो है आप हमेशा सिंपलेस्ट रेशियो में ही लिखते हैं। इज दैट क्लियर? क्या अज्यूम करना पड़ेगा? यस, मास तो आप अज्यूम करोगे ना, अगर आपको परसेंटेज दिया है तो आपको मास तो अज्यूम करना पड़ेगा ना। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल क्वेश्चन। इन अ हाइड्रोकार्बन, in a hydrocarbon, hydrogen is equal to 20%, and the remaining is carbon. If the molecular mass, if the molecular mass is equal to 30, find empirical formula and molecular formula. ये वाला अब आप खुद से सॉल्व करो। Okay, so we already have some answers.
हो गया। Now, this is again a very simple question. आपको हर बार जो है इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं मिलेगा, but still then let's start with this. Now, अब देखो आपको ऑलरेडी ये चीज समझ में आ गया है, कार्बन हाइड्रोजन, मुझे इन दोनों का मास यूज करना है। नाउ मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में क्या बताया था कि क्योंकि हम 100 ग्राम्स अज्यूम करते हैं, तो जो परसेंटेज होता है वही आपका मास में आ रहा था। सो अगर हाइड्रोजन यहाँ पे 20% है, तो हाइड्रोजन जो है यहाँ पे कितने ग्राम्स आएगा बताओ। अगर मैं सेम चीज 100 ग्राम्स ही अज्यूम करूं, अगर मैं वही सेम चीज 100 ग्राम से अज्यूम करूँ, तो मेरा हाइड्रोजन जो है वो आ जाएगा 20 ग्राम्स, एंड मेरा कार्बन फिर कितना आ जाएगा, 80 ग्राम्स आ जाएगा। तो अब कार्बन के मोल्स कितने हुए, कार्बन के मोल्स हो गए 80 डिवाइड बाई 12, आप इसको एज इट इज ही छोड़ दो। हाइड्रोजन के मोल्स कितने हुए, ये आपका हुआ 20 डिवाइड बाई 1, देखो चेक करो ये आया क्या, ये आया। अब देखो आपका काम जो है वो तो प्रैक्टिकली हो गया। सो अगर मैं कार्बन एंड हाइड्रोजन का सिंपलेस्ट रेशियो निकालूं, तो देखो मेरा क्या आएगा 80/12, और यहाँ पे क्या है 20/1। तो देखो मुझे दिख रहा है कि ये और ये कैंसिल होगा 4, ये और ये कैंसिल होगा 3। तो देखो क्या आ रहा है, कार्बन 1/3 एंड हाइड्रोजन 1। या फिर मैं चाहूँ तो इस 3 को जो है मैं यहाँ पे भेज सकता हूँ। तो अगर मैं इस 3 को यहाँ पे भेजता हूँ तो क्या आएगा, 1:3 आएगा। यानी कि यहाँ पे देखो मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है वो आ रहा है CH3। देखो पहले क्या आप लोग को यहां तक समझ में आया। यहां तक पहले सभी को समझ में आया। अब देखो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, तो इसके आगे जो है वैसे ही और कुछ खास है नहीं। तो देखो आपके पास एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया, आपके पास मॉलिक्यूलर मास है या मॉलिक्यूलर वेट है। तो आप क्या करोगे, आप एम्पिरिकल वेट निकालोगे या आप एम्पिरिकल मास निकालोगे। तो एम्पिरिकल वेट यहाँ पे कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। एम्पिरिकल वेट जो है 15 है, मॉलिक्यूलर वेट जो है 30 है। तो यानी कि ऑब्वियसली यहाँ पे n विच इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय एम्पेरिकल वेट, ये कितना आ जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा। तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विच इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या गया, C2H6। ऑब्वियसली जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो हो सकता है ये आपको लंबा लग रहा होगा, बट अदरवाइज दिस क्वेश्चन इटसेल्फ इज नॉट अ वेरी बिग क्वेश्चन, या द क्वेश्चन इज नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। यहां तक सभी कंप्लीट हुआ क्या। ना इसी चीज को जो है आप इस तरह से सॉल्व नहीं करोगे, इस तरह से आप इस तरह से मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको जो है कॉन्सेप्ट समझ में आए। बट यू विल रेयरली सॉल्व इट लाइक दिस। जब आपको एक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चन आए, देन सेम क्वेश्चन को देखो आप कैसे सॉल्व करोगे। आप इसको हमेशा टेबल बना के सॉल्व करोगे। सबसे पहले जो जो एलिमेंट्स है, दैट इज इन दिस केस द एलिमेंट्स वर कार्बन एंड हाइड्रोजन। सबसे पहला स्टेप में जो आप लिखोगे वो आप लिखोगे परसेंटेज। सेकेंड स्टेप में जो आप लिखोगे वो आप लिखोगे अटोमिक वेट। यहाँ पे परसेंटेज कितना था, 70, सॉरी यहाँ पे परसेंटेज वाज 80, परसेंटेज वाज 80, यहाँ पे परसेंटेज वाज 20। नेक्स्ट में आप लिखोगे व्हाट इज द एटॉमिक वेट। नेक्स्ट में आप लिखोगे मोल्स। नेक्स्ट में आप लिखोगे रेशियो। यानी कि देखो 80 20, एटॉमिक वेट इज 12 हियर, एटॉमिक वेट इज 1 हियर। मोल्स यहाँ पे कितना आ जाएगा, 80/12 आ जाएगा। मोल्स यहाँ पे कितना रहेगा, 20/1 आ जाएगा। सिंपलेस्ट रेशियो, मैं यहाँ पे चलो सिंपलेस्ट लिख देता हूँ। सिंपलेस्ट रेशियो जो है वो आपका कितना आ गया, 1:3 आ गया। गोइंग फॉरवर्ड, गोइंग फॉरवर्ड, अब आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो आप एग्जैक्टली इसी मेथड से ही सॉल्व करोगे। ओके लिख लो, परसेंटेज, एटॉमिक वेट, मोल्स, सिंपलेस्ट रेशियो लिख लो। सिंपलेस्ट रेशियो अगर आपका डेसिमल में आया तो आप देखो, अगर वो कुछ सिंपल सा डेसिमल आएगा, यानी कि अगर आपका कुछ डेसिमल में ऐसा आता है जैसे 1.01, तो ऐसे केस में आप अज्यूम कर सकते हैं कि इसका मतलब 1 ही है। अगर सपोज करो आपका रेशियो कुछ ऐसा आ रहा है 1.03:2, सपोज करो अगर आपका रेशियो ऐसा आ रहा है, तो यू कैन अज्यूम नहीं ये जो है ये 1:2 ही है। लेकिन अगर आपका सिंपलेस्ट रेशियो कुछ ऐसा आ रहा है मे बी 1.5:2, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपका आ जाएगा 3:4। If it is very very close to some integer, you can approximate it, but
अगर आपको लग रहा है नहीं ये कोई भी इंटीजर के आसपास नहीं आएगा, देन यू ट्राई टू मल्टीप्लाई इट विद अ सूटेबल नंबर, ताकि आपका दोनों ही साइड जो है वो इंटीजर आए। क्लियर? लेट्स टेक मोर एग्जांपल्स, आपको उसके आगे जो है वो समझ में आता जाएगा। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखो, क्वेश्चन, इन अ कंपाउंड, इन अ कंपाउंड um, in a compound, sodium is equal to 57.5%, hydrogen is equal to 2.5%, and oxygen remaining. Find empirical formula. Try करो। मैंने आपको Na दिया है, तो CH2O कहाँ से आ गया? कंप्लीट हुआ गया? डन। पहली बात तो ये काफी सिंपल सा ही सवाल था, बट पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन वाज फॉर यू टू अंडरस्टैंड द मेथड। यहाँ पे देखो, अब आप क्या करोगे, आप यहाँ पे सबसे पहले Na लिखोगे, फिर उसके बाद लेट्स से आपने O लिखा, उसके बाद लेट्स से आपने H लिखा। हालांकि अगर सोडियम है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, तो उस केस में आपका कंपाउंड जो है वो ऑलमोस्ट फिक्स हो ही गया है। आपका आंसर जो है वो वैसे तो NaOH ही आना चाहिए, बट स्टिल देन लेट्स स्टिल चेक। तो देखो, फर्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज योर परसेंटेज। नाउ सोडियम हियर इज 57.5%, हाइड्रोजन हियर इज 2.5%, तो आपका ऑक्सीजन कितना आ गया बताओ? ऑक्सीजन इज करेक्ट, ऑप्शन इज योर 40% हियर। नाउ नेक्स्ट चीज यहाँ पे क्या था, नेक्स्ट चीज आप लिखते हो एटॉमिक वेट। नाउ एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम इज 23, एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 16, एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन इज 1। नेक्स्ट हम क्या लिखते हैं, नेक्स्ट हम लिखते हैं मोल्स। मोल्स देखो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आपका आएगा 2.5, यहाँ पे अगर आप डालोगे तो भी आपका आएगा 2.5, एंड यहाँ पे अगर आप डालोगे तो भी आपका आएगा 2.5 अप्रोक्सीमेटली। ओके, तो अब देखो, अब अगर आप रेशियो निकालते हो तो क्या आएगा, 1:1:1। तो यानी कि आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला इज NaOH। अब अगर आपको यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी दिया होता, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या वैल्यू देता बताओ? सॉरी, अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट भी दिया होता, मॉलिक्यूलर वेट, तो आपको मॉलिक्यूलर वेट क्या देता, 40 ही देता। इज दिस क्लियर? आगे बढ़े। नाउ लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। ये सभी ने कंप्लीट कर लिया। द पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन वाज फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस मेथड। क्लियर हुआ ना सभी को? नाउ लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। Find formula of compound. Find formula of compound if its composition if its composition is as follows. Let's say magnesium is let's say 20%. Sulfur is let's say 2.6. एक second. Sorry, not 2, not 2. 26.6.
एक सेकेंड, 2.667% एंड ऑक्सीजन रिमेनिंग। ट्राई करो। ट्वेंटी 26.67। हो गया? So we have two options here so far. एक है MgSO4, एक है MgSO3. Okay, we'll check. हो गया क्या? चेक करें। 3.3 में तो आप बाकी का रेशियो भी तो देखो ना, बाकी का रेशियो क्या आता है। अच्छा, मतलब अगर MgSO4 3.3 आया, आप एक और बार अपनी कैलकुलेशन चेक करो फिर। मैंने तो सही कैलकुलेशन किया ना। हो गया क्या? देखो नाउ, सो अब देखो इस क्वेश्चन को हर एक, फॉर दिस क्वेश्चन यू कैन सॉल्व इट इन एंटायरली एनी वे यू वांट टू सॉल्व। सो देखो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, सेम चीज। सबसे पहले आप मैग्नीशियम लिखो, फिर आप सल्फर लिखो, लास्ट में आप ऑक्सीजन लिखो। सो मैग्नीशियम हियर इज 20%, सबसे पहले परसेंटेज।
सल्फर हियर इज 26.67% एंड ऑक्सीजन ये देखो ये मिला के कितना ये 46.67 हुआ, तो आपका ऑक्सीजन जो है वो कितना रहेगा, वो आपका 53.33% आ जाएगा। ये सुनो, अगर आप यहाँ तक आ गए तो इसके आगे तो देखो वैसे भी और कुछ खास बचा है नहीं। नेक्स्ट आप क्या लिखते हो, नेक्स्ट आप लिखते हो अटोमिक वेट। सो मैग्नीशियम का अटोमिक वेट इज 24, सल्फर का अटोमिक वेट इज 32 एंड ऑक्सीजन का अटोमिक वेट इज 16। सो अब देखो अगर मैं यहाँ पे रेशियो निकालता हूँ तो ये देखो क्या आया, ये मेरा आया 20, इसको ढंग से लिख देते हैं थोड़ा, 20/24, ये मेरा आया 26.67/32 एंड ये मेरा आया 53.33/16। देखो अब देखो आप चाहे तो इसको यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे कि मुझे दिख रहा है यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है उसमें कॉमन क्या फैक्टर आ जाएगा बताओ, इन सभी डिनोमिनेटर को मैं 8 से डिवाइड कर सकता हूँ, राइट। सो ये जो है ये मेरा आ जाएगा 3, ये जो है ये आ जाएगा 4 एंड ये जो है ये आ जाएगा 2। देखो चेक करो, ये सुनो, यस नो। उसके अलावा देखो, अब देखो अगर मैं इस चीज को लिखता हूँ, ध्यान दो, अब अगर मैं इस चीज को लिखता हूँ तो ये कितना आएगा, ये आपका 6.67 आएगा। अगर आप इस चीज को लिखते हो तो ये भी आपका 6.67 आएगा एंड अगर आप इस चीज को लिखते हो तो ये देखो आपका कितना आएगा, ये आपका 26.67 आएगा। एक बार चेक करो ऐसा आएगा क्या, चेक कर लो आराम से, कोई जल्दी नहीं है, आई वेट फॉर अ मोमेंट। देखो ऐसा आएगा, तो यानी कि देखो अब जो आपका सिंपलेस्ट रेशियो आया, अब जो आपका सिंपलेस्ट रेशियो आया वो क्या गया, वो आपका 1:1:4 आ गया। यानी कि आपका कंपाउंड क्या होगा, आपका कंपाउंड जो है वो MgSO4 होगा। देखो कोई जल्दी नहीं है, मैंने चेंज नहीं किया, आप आराम से देख लो। समझ में आया क्या, लिख लिया सभी ने, लिख लिया नाउ, सभी ने लिख लिया ना, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ओके देखो, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे, what I usually do or what method you should always be doing, हाँ ओ का रेशियो 3 नहीं आएगा 4 ही आएगा, आप वापस से चेक करो। नाउ whenever I get this type of values, what I always do is I multiply it with 3। तो मेरा काम जो है काफी आसान हो जाता है। देखो ये जो है ये मेरा 20/24 आया, इसको अपन ऐसे ही छोड़ देते हैं। नाउ 26.67, ध्यान दो, 26.67 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई एंड 3 से डिवाइड करता हूँ, अगर मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करता हूँ तो मेरा वैल्यू चेंज होगा क्या, वैल्यू तो सेम ही रहेगा, वैल्यू तो सेम ही रहेगा, बट इससे मेरा नंबर जो है वो काफी अच्छा आ जाएगा। तो अगर मैं 26.67 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 26 × 3 कितना हुआ आपका 78 हुआ, 0.67 × 3 तो ये आपका कितना आएगा, ये आपका 80/3 आएगा। ये सुनो, 80/3 डिवाइड बाय 32, देखो सेम चीज ही लिखा है मैंने। एंड अगर फिर मैं यहां पर भी वही सेम चीज करूं, देखो ध्यान दो, ये 80/3 है, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूं, देखो ध्यान दो, अगर मैं 53.3 को 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूं तो ये देखो कितना रहेगा, ये मेरा 160/3 आ रहेगा। चेक करो, समझ में आया क्या ना। अब देखो अगर आप ऐसा करते हो तो आपका काम देखो काफी इजी हो जाएगा। व्हेनेवर यू सी सच वैल्यूज, माय सजेशन इज ऑलवेज मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड विद 3, तो आपका नंबर जो है वो काफी अच्छा रहेगा। अब देखो अगर आप इस नंबर से सॉल्व करोगे ना, ध्यान दो, ये 160/3 जो है वो डिनोमिनेटर में, मैं इसको डिनोमिनेटर में ला रहा हूँ, सेम चीज ये भी डिनोमिनेटर में आएगा, मैं इसको भी डिनोमिनेटर में ला रहा हूँ। अब देखो आपका कैलकुलेशन जो है वो काफी सिंपल हो गया, ये जो है ये आपका आएगा 4, ये जो है ये आपका आएगा 8, बाकी का अब आप सॉल्व कर ही सकते हो। नाउ अब देखो अगर आप इसको 8 से डिवाइड करते हो 3, आप इसको 8 से डिवाइड करते हो 4, इसको 8 से डिवाइड करते हो 2, 3 3 एंड 3 जो है वो वापस से कैंसिल आउट हो जाएगा।
ठीक है, so 4/4. Okay, so whenever you see such values, my suggestion is you always multiply it with 3. Multiply and divide with 3, आपको वैल्यू जो है वो इंटीजर में मिल जाएगा, प्लस आपको वैल्यू जो है वो काफी अच्छा भी मिल जाएगा. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इसलिए मैंने पहले जो है उसको नॉर्मली सॉल्व किया. आई वेटेड फॉर यू टू फिनिश अप एंड देन जाके आई टोल्ड यू दिस मेथड. लंबा मेथड आपको अभी लग रहा है, बट जब आप इसको एक्चुअल में सॉल्व करोगे तो आपको काफी सिंपल लगेगा, एंड आपको जो है डेसिमल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. डेसिमल में जो दिक्कत हो जाता है ओकेजनली, आपको वो वाला प्रॉब्लम जो है वो नहीं. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो 3 या 4 तो कोई डाउट, 3 या 4 तो डाउट का क्वेश्चन ही नहीं है. देखो यहाँ पर तो परफेक्टली 4 आ गया, यहाँ पर तो डाउट का सवाल ही नहीं है. इज इट डन? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन. अरे कैसे भी कर लो, ठीक है. आपने, समझ गया मैं, आपने उसको डिवाइड बाय 3.3 से किया, जो भी किया आपने सेम नंबर से तो किया ना, तो आपका रेशियो तो वही आएगा. आप कैसे भी डिवाइड करो, आपका रेशियो जो है वो वही आएगा. नेक्स्ट देखो. ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करो. कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड. कैलकुलेट द फॉर्मूला फॉर्मूला of a compound given carbon 57.82%, 3.6%, खुद से ट्राई करो. So we have one option, C4H3O2. चलो ठीक है, let's see. बट अच्छा चलो ठीक है, मैंने शायद यहाँ पे क्वेश्चन क्लैरिफाई नहीं किया. मैं यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा क्लैरिफाई कर रहा हूँ. देखो, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ठीक है, कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर, दोनों ही डाल देते हैं.
ऑप्शन 2 CHO है क्या? CHO मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में? CHO मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कैसे आएगा, आप खुद ही देखो। CHO और वेपर डेंसिटी मैच कर रहा है क्या? C8H6O4. Okay, let's see. Okay, so एक और जन का फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्म और ये सेम है। ओके, सो C4H3O2। हुआ क्या? बहुत टाइम लग रहा है। ठीक है, एक ऑप्शन लिख दिया कि एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर है, लिख दिया। हो गया क्या? चेक करें। ओके, देखो चेक करते हैं। सो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सबसे पहले आप लिखते हो परसेंटेज, दैट इज 57.8, 7.82 हियर, दिस इज 3.6 हियर, 57, 60, 61.42, this is 1.42, 38.42, 58 आएगा, चेक करो। यहाँ पे देखो, फिर आप नेक्स्ट क्या लिखते हो? फिर आप नेक्स्ट लिखते हो एटॉमिक वेट, तो दिस इज 12, दिस इज 1, दिस इज 16। ओके, काफी गंदा नंबर है। लेट्स सी ये चीज सॉल्व हो रहा था तो आपका देखो मोल्स कितना आ जाएगा। ये आपका आएगा 4.98, 4.8, 4.8 समथिंग। एग्जैक्ट आ रहा है क्या 4.8? 4.8 समथिंग कुछ आ रहा होगा, एग्जैक्ट नहीं आ रहा होगा। ये तो आपका ऑब्वियसली 3.6 आ ही गया।
एंड 4.76 आ रहा है क्या? ठीक है, मैंने अप्रोक्सीमेटली 4.8 लिख दिया। ये जो है ये आपका आएगा 3265 52 2.4 समथिंग। चेक करो 2.41, चलो ठीक है 2.41 लिख लेते हैं ना। अब देखो यहाँ पर जो आपको थोड़ा बहुत नंबर जो है वो चेक करना पड़ेगा। सो 4.8, 3.6, 2.41। ऑब्वियसली यहाँ पे बेस्ट क्या होगा कि मैं अगर इसको हटा दूं तो ये जो है मेरा 1.2 से इजीली डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो अब मेरा सिंपलेस्ट रेशियो, एसआर सिंपलेस्ट रेशियो देखो मेरा क्या आएगा, 4:3:2 आएगा। तो यानी कि जो मेरा एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है वो क्या रहना चाहिए, C4H3O2। देखो चेक करो, तो इससे मेरा एम्पेरिकल वेट कितना आएगा देखो, 48, 51, 32, ये क्या आया, 83 आया। नाउ यहाँ पे मुझे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मुझे वेपर डेंसिटी दिया हुआ है, वेपर डेंसिटी इज 83। तो यानी कि मेरा मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास जो है वो 166 आ जाएगा। तो अब देखो एम्पेरिकल वेट और एम्पेरिकल मास इज 83, मॉलिक्यूलर मास इज 166, यानी कि मेरा n यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सो मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है देखो क्या आएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वुड बी ट्वाइस ऑफ दिस, दैट इज C8H6O4। चेक करो, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, सो आई थिंक वी विल स्टॉप हियर। आई डोंट थिंक दिस इज एनीथिंग एल्स। ठीक है, सो यहाँ तक आप रिवाइज करो, वी विल कंटिन्यू राइट फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट क्लास। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू क्लास।